आज हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद होगा, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे एक इंसान लायबल होता है उस नुकसान के लिए जो नुकसान उसने दूसरे को पहुंचाया होगा अपने रॉन्गफुल एक्ट से। एक इंसान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है और उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान तो होता है, लेकिन वो जो एक्ट होता है उसको करने में वो लापरवाह नहीं होता। ठीक है, उसने वो एक्ट नेग्लिजेंटली नहीं किया होता। दूसरा, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचाए, या उसने तमाम एफर्ट्स लगाए होते हैं कि मेरे इस एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन तब भी लॉ कहता है कि वो लायबल है। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको कही कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे एक इंसान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है और उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान भी होता है, लेकिन वो उस एक्ट के करने में नेग्लिजेंट नहीं होता, या उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कि वो दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचाए। तीसरा, उसने तमाम एफर्ट्स लगाए होते हैं, तमाम कोशिशें की होती है कि मेरे इस एक्ट की वजह से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी उसके एक्ट से किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पे लॉ कहता है कि वो लायबल है। क्लियर हुआ? या दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि लॉ यहां पे रिकॉग्नाइज करता है किसको? नो फॉल्ट लायबिलिटी को। एक इंसान का कोई फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि वो लायबल होता है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि इस कनेक्शन में सबसे लैंडमार्क डिसीजन जो आया है, सबसे लैंडमार्क केस जो है, दैट इज रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। मैंने आपको एक कहा था कि जब तक आप जिंदा हो तब तक ये केस आपकी जुबान पे होना चाहिए। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर को रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या भी कहते हैं, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल जो है वो इसी केस से इवॉल्व हुआ है, इसी केस से इवॉल्व हो गया है। आपको समझ में आ गया? अब इस केस में क्या हुआ, इसमें जो डिफेंडेंट था इसने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया, किससे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से। डिफेंडेंट ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से क्या करवाया? रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है वो मैंने आपको कल बताया। ठीक है, अपनी जमीन में, जमीन उसी की थी, किसकी? डिफेंडेंट की, और अपनी जमीन पे उसने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया, किससे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, ताकि उसे अपनी मिल जो थी उसे पानी पहुंचवाना था उसमें। ठीक है, लेकिन अब जब इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ये रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया, उस रिजर्वायर के नीचे कुछ शैफ्ट्स थे। शैफ्ट्स में वो छोटे छोटे होल्स थे। आपको समझ में आ गया? लेकिन इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी नोट्स में वो शैफ्ट्स नहीं आए, और सिंपल सी बात है, जब उसने देखे ही नहीं वो शैफ्ट्स, उसने उन शैफ्ट्स को ब्लॉक भी नहीं किया, क्योंकि उसने देखे ही नहीं। अब जब उस रिजर्वायर में पानी भरा उसने, तो सिंपल सी बात है, वो पानी कहां से बह गया? इन्हीं शैफ्ट्स से, और उसकी वजह से प्लेंटिफ की कोल माइन जो थी वो बगल में ही थी। दे वर फ्लडेड, दे वर फ्लडेड। पानी चढ़ा उसमें, किसमें? कोल माइंस में। कोल माइंस किसकी थी? प्लेंटिफ की। ठीक है, अब डिफेंडेंट जो था, डिफेंडेंट को चूंकि इन शैफ्ट्स के बारे में पता नहीं था और वो नेग्लिजेंट भी नहीं था कि वो इस एक्ट के करने में, एक्ट क्या था यहां पे? रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाना। अब इस रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करने में वो नेग्लिजेंट बेचारा था ही नहीं, क्योंकि उसने वो शैफ्ट्स ऑब्जर्व किए ही नहीं। आपको समझ में आ गया? तो वो जो प्लेंटिफ था जिसकी कोल माइनस फ्लड हो गई, उसने इसको केस किया, किसको? डिफेंडेंट को। आपको समझ में आ गया? अब कोर्ट ने कहा चूंकि डिफेंडेंट जो था वो चूंकि वो नेग्लिजेंट नहीं था, वो लापरवाह नहीं था, आपको समझ में आ गया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि दूसरे इंसान को यानी कि प्लेंटिफ को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। आपको समझ में आ गया? कोर्ट ने कहा कि वो लायबल है। अब
यहां पे इसका जो रीजन है वो ये रूल है कि अगर कोई इंसान, नहीं याद रखो ये लॉजिक है, ये रीजन है कि उसकी लायबिलिटी अराइज क्यों हुई। अगर एक इंसान अपनी जमीन पे कोई ऐसी चीज रखे जो डेंजरस हो, क्या हो, डेंजरस हो। डेंजरस चीज उसको कहते हैं जिससे मिसचिफ होगा। किससे मिसचिफ होगा? कब मिसचिफ होगा? अगर वो डेंजरस चीज अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, और जब कोई चीज अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है उससे हम कहते हैं कि उस चीज ने एस्केप किया। ठीक है, यहां पे जो डिफेंडर था जमीन उसी की थी, लैंड उसी की थी। ठीक है, अब अपनी जमीन पे इतना बड़ा रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाना जिसमें पानी भरा जाता है, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज ए डेंजरस थिंग। इट इज ए डेंजरस थिंग। ये डेंजरस थिंग की डेफिनेशन में क्यों आता है? डेंजरस थिंग की डेफिनेशन में ये इसलिए आता है कि अगर ये पानी अपनी बाउंड्री से, चूंकि रिजर्वायर जो होता है वो ऐसे होता है ना, ये जो व्हाट इज इट? इट इज अ बाउंड्री, दीज आर कन्फाइंस। ठीक है, ये पानी लार्ज क्वांटिटी में पानी को किसी रिजर्वायर में जमा करना ये डेंजरस थिंग इसलिए है क्योंकि अगर ये यहां से निकल जाए, यहां से अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करे, तो इससे क्या होगा? मिसचिफ होगा। क्या होगा? मिसचिफ। कब मिसचिफ होगा? अगर इस डेंजरस थिंग ने क्या किया? एस्केप किया। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे उसकी लायबिलिटी अराइज होती, यहां पे उसकी लायबिलिटी अराइज, ही विल बी प्राइमा फेशी आंसरेबल फॉर द डैमेज। ठीक है, वो जवाबदेह होगा। कौन? जिसने अपनी जमीन पे कोई ऐसी चीज रखी जो डेंजरस थिंग की डेफिनेशन में आती है, और अगर उस डेंजरस थिंग ने एस्केप किया तो क्या हुआ? मिसचिफ हुआ। तो आंसरेबल कौन है? आंसरेबल वही इंसान है, जवाबदेही उसी इंसान की होगी। आपको समझ में आ गया? अगरचे उसकी नेग्लिजेंस ना भी हो, अगरचे उसकी नेग्लिजेंस ना भी हो। आपको समझ में आ गया? अब यहां पे जो लायबिलिटी अराइज होती है, इट अराइजेस इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, और इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसको क्यों कहते हैं? मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, उसकी लायबिलिटी अराइज होती है अगर जो नेग्लिजेंट नहीं होगा, अगर जो उसने एफर्ट्स भी लगाए होंगे कि दूसरे इंसान को नुकसान, अगर जो उसका इंटेंशन नहीं भी होगा कि दूसरे इंसान को नुकसान। ठीक है, अब इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्यों कहते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसको इसलिए कहते हैं कि यहां पे अगर उसकी वजह से नुकसान हुआ, और जिन एक्सेप्शंस को अब हमें डिस्कस करना है, हमने डिस्कस किए भी हैं, उन एक्सेप्शंस में से, उन डिफेंसेस में से अगर वो किसी डिफेंस को कोर्ट में प्रूव करे तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अवॉइड होगी। अवॉइड, वो अपने लायबिलिटी से बच सकता। यही डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, यही डिफरेंस है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में भी एक इंसान की लायबिलिटी अराइज होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी एक इंसान की लायबिलिटी अराइज होती है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक इंसान के बचने के चांसेस होते ही नहीं है, इसीलिए उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। यहां पे इसको दूसरा नाम दिया गया है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इसलिए कि अगर वो किसी डिफेंस को कोर्ट में प्रूव करे तो उसकी लायबिलिटी अराइज। मिसाल के तौर पे बहुत सारे डिफेंस है, मैं आपको एक डिफेंस है, हमें आगे डिस्कस करना है, एक डिफेंस में आपको बताऊंगा, दैट इज द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड को हम कानून की भाषा में विस मेजर भी कहते हैं। अगर एक इंसान अपने डिफेंस में कहेगा जैसा मेरे एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान तो हुआ, लेकिन मेरे कंट्रोल में मैं प्रिवेंट नहीं था, इस नुकसान को बचाना मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, मैंने तमाम कोशिशें की थी, मैंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की थी, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो सुपरनैचुरल फोर्स की वजह से हुआ। आपको समझ में आ गया? और जब अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से कोई आफत आती है, कोई कैलेमिटी आती है, उसमें इंसान की कुछ चलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने अच्छी तरह से रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया, उसमें पानी भरा, एक दिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वो पानी जो है वो रिजर्वायर के ऊपर से चला गया। ठीक है, और उसकी वजह से प्लांट को नुकसान हुआ। अब उस नुकसान को बचाना मेरे बस में था? नहीं था।
आपको समझ में आ गया? तो यहां पे एक्ट ऑफ गॉड जो है, ये एक्ट मैंने नहीं किया, ये एक्ट किसने किया? गॉड ने किया। आपको समझ में आ गया? इट इज द एक्ट ऑफ सुपरनैचुरल फोर्सेस, ऑकरेंस ऑफ सुपरनैचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पे उसकी लायबिलिटी अवॉइड हो सकती है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब ये रूल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा जब 3 एसेंशियल्स फुलफिल हो, 3 कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन ये है कि किसी इंसान ने अपनी जमीन पे कोई डेंजरस थिंग रखी होनी चाहिए, ये पहला एसेंशियल। मैंने अपनी जमीन पे कोई ऐसी चीज रखी जो डेंजरस हो। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि ये चीज जो है, जो उसने अपनी जमीन पे रखी है, ये क्या करना चाहिए? एस्केप करना चाहिए। एस्केप का मतलब क्या होता है? या अपनी बाउंड्री से, अपने कन्फाइन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तीसरा, इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, क्लियर हुआ? अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जहां पे एक इंसान ने कोई एक्ट किया होता है और उस एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान भी होता है, लेकिन ये इस इंसान की उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होती है, इसने तमाम एफर्ट्स लगाए होते हैं कि ये नुकसान ना हो, इसका इंटेंशन भी नहीं होता है कि दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचता है। लॉ कहता है कि ये लायबल है। आपको समझ में आ गया? उसकी लायबिलिटी क्यों अराइज होती है? इसके लिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर कोई इंसान अपनी जमीन पे कोई ऐसी चीज रखे जो डेंजरस हो, और वो डेंजरस थिंग अगर एस्केप करे तो मिसचिफ हो जाए। आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है अगर वो इन डिफेंसेस में से किसी भी डिफेंस को कोर्ट में प्रूव करे। ठीक है, पहला डिफेंस हमने क्या डिस्कस किया था? पहला है एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा क्या है? वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, तीसरा क्या है? इनएविटेबल एक्सीडेंट, चौथा है नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, छठा क्या है? प्लेंटिफ द रॉन्ग। ठीक है, अगर इन डिफेंसेस में से डिफेंडेंट कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी डिफेंस कोर्ट में प्रूव करे तो उसकी लायबिलिटी क्या हो सकती है? अवॉइड हो सकती है।